नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह का एक काफी विस्तृत इंटरव्यू जो उन्होंने एएनआई न्यूज को दिया था। जी हाँ। और इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो आजकल चर्चा में हैं, जैसे वो 130वां संविधान संशोधन बिल है। हाँ हाँ, वो तो है ही। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे वाली बात, उस पर भी बात हुई। जी। और फिर उपराष्ट्रपति चुनाव, उम्मीदवार, इन सब पर भी टिप्पणियां हैं। और वो संसद की सुरक्षा का भी जिक्र है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस पूरी बातचीत को थोड़ा खोल कर देखें, इसके जरूरी हिस्से समझें, उनके पीछे के तर्क क्या हैं, जैसा इंटरव्यू में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक। जी। ये है क्या असल में? देखिए, इंटरव्यू में जो बताया गया उसके हिसाब से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक संवैधानिक संशोधन। हाँ। और इसमें मेन बात यह है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य का मंत्री किसी गंभीर क्रिमिनल केस में गिरफ्तार होता है और 30 दिन तक उसे बेल नहीं मिलती, जमानत नहीं मिलती। 30 दिन? ओके। हाँ, 30 दिन। तो उसे अपने पद से हटना होगा। मतलब या तो वो खुद इस्तीफा दे, नहीं तो कानूनन वो पद पर नहीं रह पाएगा। अच्छा, तो ये गंभीर आरोप क्या है? मतलब कोई भी आरोप? नहीं, वो साफ किया उन्होंने। गंभीर आरोप मतलब ऐसे अपराध जिनमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा है। ओके। इसमें भ्रष्टाचार वाले मामले भी आ गए। मतलब छोटे मोटे केस नहीं, जिनमें सजा कम होती है, वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, पर सरकार ये ला क्यों रही है? जरूरत क्यों पड़ी इसकी? गृह मंत्री ने क्या वजह बताई? देखिए, उनका जो मुख्य तर्क था वो ये कि कोई भी चुना हुआ मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री, उसका जेल से सरकार चलाना लोकतांत्रिक मर्यादा के हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, ये तो सुनने में अजीब लगता है। बिल्कुल। और इससे दुनिया में देश की इमेज भी खराब होती है। तो ये कानून एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलिटिकल नैतिकता का एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश है। अच्छा, नैतिकता की बात हुई तो क्या उन्होंने कुछ पुराने उदाहरण भी दिए? मतलब पहले ऐसा होता था या नहीं? हाँ, उन्होंने जिक्र किया कुछ पुराने मामलों का, जैसे आडवाणी जी का, येदियुरप्पा जी का। हाँ, याद है। जिन्होंने आरोप लगने पर नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। और इसकी तुलना की आज के कुछ मामलों से, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री, तमिलनाडु के कुछ मंत्री, जहां इस्तीफा नहीं दिया गया। उन्होंने केजरीवाल मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया कि भाई नैतिक आधार पर पद छोड़ना चाहिए था, पर तब कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी। तो उनका तर्क है कि ये बिल उसी कमी को पूरा करेगा। ये तो हुई सरकार की तरफ की बात, लेकिन विपक्ष तो जाहिर है विरोध कर रहा होगा। उनके क्या डर है और इंटरव्यू में उनका क्या जवाब दिया गया? हाँ, विपक्ष की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि ये कानून चुने हुए नेताओं को कमजोर करेगा। ये एक तरह से जनता के मैंडेट का अपमान है। ये तो पॉइंट है उनका। जी। तो इसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि भाई ये कानून सिर्फ विपक्ष के लिए थोड़ी है, ये एनडीए के मुख्यमंत्रियों पर भी उतना ही लागू होगा, सबके लिए है। अच्छा। और अगर किसी को लगता है कि केस झूठा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो न्यायपालिका है ना, कोर्ट है, 30 दिन का टाइम इसीलिए दिया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जमानत पर फैसला कर सके। हाँ, 30 दिन का वक्त है। और उन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए कोई पावरफुल आदमी है, उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर ही नहीं लिख रही, तो कोई भी नागरिक पीआईएल डाल सकता है कोर्ट में। एक डर ये भी है कि कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा, मतलब राजनीतिक बदले की कार्रवाई का हथियार ना बन जाए। हाँ, ये पॉइंट भी उठा इंटरव्यू में। इस डर को उन्होंने कहा कि ये निराधार है। तर्क वही कि अगर एजेंसी या पुलिस गलत गिरफ्तारी करती है तो कोर्ट है ना, 30 दिन में जमानत दे सकती है। न्यायपालिका पर भरोसा। जी, न्यायपालिका पर भरोसा रखने की बात कही और थोड़ा कांग्रेस पे कटाक्ष भी किया कि उन्हें वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। याद दिलाया कि पिछली यूपी सरकार में भी कई जांचें कोर्ट के कहने पर ही शुरू हुई थीं। और न्यायपालिका पर दबाव, कहीं कोर्ट्स पे प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा इससे? देखिए, इस पर उनका मानना था कि दबाव नहीं बढ़ेगा, बल्कि शायद कोर्ट जमानत याचिकाओं पर फैसला जल्दी करे, क्योंकि अब मामला सिर्फ जमानत का नहीं, पद जाने का भी है। हाँ, ये भी है। उन्होंने ये भी समझाया कि गिरफ्तारी ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाती है। पहले एफआईआर होती है या पीई होती है, फिर पूछताछ, समन। हर स्टेज पर कोर्ट से राहत स्टे वगैरह लेने का ऑप्शन रहता है। अच्छा, और इस बिल को जेपीसी को भेजने की भी बात हुई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हाँ, उन्होंने साफ किया कि सरकार ने खुद ही ये तय किया है कि बिल को दोनों सदनों की जॉइंट कमेटी यानी जेपीसी को भेजा जाए, ताकि उसकी और बारीकी से जांच हो सके। तो फिर विपक्ष उसका बहिष्कार क्यों कर रहा है? इसी पर उन्होंने विपक्ष की आलोचना की, कहा कि ये बहिष्कार करके वो अपने विचार रखने और संशोधन सुझाने का मौका गंवा रहे हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो जेपीसी जितने सदस्य हैं उन्हीं के साथ अपना काम करेगी। दिलचस्प बात ये भी थी कि इंटरव्यू में गृह मंत्री ने अपने खुद के एक पुराने केस का जिक्र किया। हाँ, उन्होंने याद दिलाया कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे और सीबीआई ने उन्हें समन भेजा था गिरफ्तारी से पहले ही, तो उन्होंने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया था। फिर उन्हें करीब 96 दिन बाद जमानत मिली और बाद में कोर्ट ने केस को ही पॉलिटिकल वेंडेटा बताकर उन्हें बरी कर दिया। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक वो पूरी तरह बरी नहीं हुए, उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। तो इस आधार पर उनका कहना था कि भाई विपक्ष उन्हें नैतिकता ना सिखाए। और कांग्रेस, राहुल गांधी का भी कुछ जिक्र आया। हाँ, वो भी आया। उन्होंने वो वाकया याद दिलाया जब मनमोहन सिंह सरकार लालू प्रसाद यादव को सजा के बाद अयोग्यता से बचाने के लिए एक अध्यादेश लाई थी। हाँ, वो ऑर्डिनेंस वाला मामला। जी। और राहुल गांधी ने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनसेंस कहकर फाड़ दिया था। तो गृह मंत्री ने सवाल उठाया कि अगर तब वो नैतिकता थी तो आज बिहार में सरकार बनाने के लिए उन्हीं सजा याफ्ता लालू प्रसाद से गले मिलना, ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? तीखा सवाल था।
और एक बात और बताई गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को भी इस कानून के दायरे में शामिल करवाया है। अच्छा। हाँ, जबकि इंदिरा गांधी ने 39 संशोधन से खुद को चुनावी मुकदमों से इम्यून कर लिया था। ये तुलना भी की गई। तो मतलब लब्बो-लुबाब ये है कि सरकार कह रही है ये नैतिकता और सिस्टम साफ करने के लिए है, विपक्ष कह रहा है ये हथियार बन सकता है, और सरकार का जवाब है कोर्ट पे भरोसा रखो और ये सब के लिए है। बिल्कुल। और इसी नैतिकता और पद वाली बहस से जुड़ा है अगला मुद्दा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। इस पर भी सवाल था इंटरव्यू में। हाँ, उनके इस्तीफे को लेकर काफी अटकलें थी। क्या कहा गया उस पे? देखिए, इंटरव्यू में गृह मंत्री ने बिल्कुल टू द पॉइंट कहा कि श्री धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। अच्छा, हेल्थ रीजंस। जी, और सरकार उसी को आधिकारिक वजह मानती है। उन्होंने जो भी बाकी बातें चल रही थी, दबाव की, नजरबंदी की, उन सबको पूरी तरह खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। हाँ, बिल्कुल। कहा कि इस पर ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, या उनके शब्दों में बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो आधिकारिक लाइन स्वास्थ्य कारण है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव पर। हाँ। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं श्री राधाकृष्णन, उनके चुनने का क्या आधार बताया गया? इंटरव्यू के हिसाब से दो मुख्य बातें बताई गई। एक तो ज्योग्राफिकल बैलेंस, मतलब भौगोलिक संतुलन। कैसे? कि राष्ट्रपति पूर्व से हैं, प्रधानमंत्री उत्तर पश्चिम से हैं, तो उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से हों, ये एक संतुलन बनता है। अच्छा, ये लॉजिक दिया। जी। और दूसरा उनका लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव। वो सांसद रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं स्टेट के, कई राज्यों के गवर्नर भी रहे हैं, तो एक अनुभवी, साफ छवि वाले, परिपक्व नेता के तौर पर उन्हें चुना गया। और उनके आरएसएस बैकग्राउंड पर भी सवाल था शायद। हाँ, उस पर जवाब था कि आरएसएस से जुड़े होना कोई नेगेटिव बात नहीं है। वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मोदी जी, खुद गृह मंत्री सब आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो इसे कोई मुद्दा नहीं माना गया। ठीक है। अब विपक्ष के उम्मीदवार श्री सुदर्शन रेड्डी, उनके बारे में जो कहा गया वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगा। क्या था वो? हाँ, विपक्ष के उम्मीदवार पर गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर उनके कुछ पुराने फैसलों का जिक्र किया। दो मामले खास तौर पर उठाए। कौन से? पहला सलवा जुडुम वाला मामला, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ का वो अभियान था। हाँ, काफी विवादित था। जी। तो इंटरव्यू में कहा गया कि जस्टिस रेड्डी के फैसले ने अकथित तौर पर आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया था उस मामले में। अच्छा, और दूसरा मामला था नक्सल प्रभावित इलाकों के स्कूलों से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाने का उनका एक आदेश। इंटरव्यू में दावा किया गया कि उस आदेश के बाद उन स्कूलों पर अटैक हुए। तो इन फैसलों का हवाला देकर वो क्या साबित करना चाह रहे थे? उनका तर्क यह था कि इन फैसलों से एक तरह से इनडायरेक्टली नक्सलवाद को बल मिला और देश में ये समस्या 2 दशक और खिंच गई। ओहो। इसे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाया और सीधा सवाल राहुल गांधी से पूछा कि भाई ऐसे रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को क्यों चुना उम्मीदवार। तो हाँ, ये एक गंभीर आरोप लगाया गया इंटरव्यू में। बिल्कुल, ये तो सीरियस बात है। अच्छा, ये तो हुई उपराष्ट्रपति चुनाव की बात। अब आखिरी मुद्दा, संसद की सुरक्षा, CSIF की तैनाती। इस पर भी तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे। जी। इंटरव्यू में बताया गया कि ये जो बदलाव हुआ है, ये पिछले साल जो संसद में कलर स्प्रे वाली घटना हुई थी, हाँ, वो शॉकिंग था। उसके बाद हुआ। उस घटना के बाद एक हाई लेवल कमेटी बनी थी। उसी कमेटी ने सिफारिश की थी कि पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के लिए एक डेडिकेटेड, स्पेशली ट्रेंड CISF की यूनिट होनी चाहिए। अच्छा, तो ये कमेटी की सिफारिश पर हुआ है? जी, उनका कहना है कि यह फैसला उसी सिफारिश पर आधारित है। लेकिन विपक्ष कह रहा था कि ये उनकी आवाज दबाने के लिए, प्रोटेस्ट रोकने के लिए किया गया है। हाँ, इस आरोप को इंटरव्यू में पूरी तरह से खारिज किया गया। ये साफ किया गया कि देखिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, मतलब सदन के अंदर जो मार्शल होते हैं, हाँ, वो हमेशा स्पीकर या चेयरमैन के अंडर ही काम करते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस से आए हों या CISF से। एक बार वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी विंग में आ गए तो वो मार्शल के तौर पर स्पीकर चेयरमैन के ही निर्देश मानते हैं। मतलब उनका कैडर बदल जाता है एक तरह से। बिल्कुल। तो ये कहना कि CISF ले आए तो विपक्ष का विरोध दबा देंगे, ये सिर्फ एक बहाना है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, ऐसा गृह मंत्री का कहना था। उन्होंने जोर दिया कि ये बदलाव सिर्फ सिक्योरिटी को और प्रोफेशनल और मजबूत बनाने के लिए है। तो ये थे इंटरव्यू के मुख्य बिंदु, वो 30वां संशोधन बिल, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव और उम्मीदवार, और आखिर में संसद सुरक्षा। काफी सारे मुद्दे कवर हुए। हाँ, और इस पूरी बातचीत से, खासकर वो जो 30वें संशोधन वाली बात है, उससे एक बड़ा सवाल तो मन में आता ही है। क्या? कि क्या वाकई इस तरह के कानूनी प्रावधान पॉलिटिकल मोरालिटी यानी राजनीतिक नैतिकता को ऊंचा उठा पाएंगे, या फिर हमेशा ये डर बना रहेगा कि कहीं इनका गलत इस्तेमाल ना हो, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए यूज ना हो। ये एक बहुत बहुत महीन लाइन है। सही कहा। और इसी बैलेंस को बनाए रखने में फिर न्यायपालिका का रोल कितना इंपॉर्टेंट और कितना चैलेंजिंग हो जाता है ना? जैसा कि इंटरव्यू में भी बार बार कोर्ट पर भरोसे की बात कही गई। क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम इस एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए तैयार है? बिल्कुल। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे और सोचने की और बहस की जरूरत पड़ेगी।